हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग नूक्स में। आज हम पंचतंत्र की दूसरी कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है बंदर और लकड़ी का खूंटा। एक समय की बात है, शहर से कुछ दूरी पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। मंदिर में लकड़ी का काम बहुत था, इसलिए लकड़ी चीरने वालों मजदूर काम पर लगे हुए थे। यहाँ वहाँ लकड़ी के गट्ठे पड़े हुए थे और लट्ठे व सहतीर चीरने का काम चल रहा था। सारे मजदूरों को दोपहर का भोजन करने के लिए शहर जाना पड़ता था, इसलिए दोपहर के समय 1 घंटे तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन खाने का समय हुआ तो सारे मजदूर काम छोड़कर चल दिए। एक लट्ठा आधा चिरा रह गया था। आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए। ऐसा करने से दोबारा आरी घुसाने में आसानी रहती है। तभी वहाँ बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। उनमें एक शरारती बंदर भी था जो बिना मतलब चीज़ों को छेड़छाड़ करता रहता था। पंगे लेना उसकी आदत थी। बंदरों के सरदार ने सबको वहाँ पड़ी चीज़ों से छेड़छाड़ न करने का आदेश दिया। सारे बंदर पेड़ों की ओर चल दिए, पर वह शैतान बंदर सबकी नज़र बचाकर पीछे रह गया और लगा अड़ंगेबाजी करने में। तभी उसकी नज़र अधचिरे लट्ठे पर पड़ी। बस वह उसी पर पिल पड़ा और बीच में अड़ाए गए कीले को देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आड़ी को देखा। उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। उससे किर्र किर्र की आवाज़ निकलने लगी तो उसने गुस्से से आरी पटक दी। उन बंदरों की भाषा में किर्र किर्र का अर्थ निखट्टू था। वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे कीले को देखने लगा। उसके दिमाग में कौतूहल होने लगा कि इस कीले को लट्ठे के बीच में से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। अब वह कीले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर आजमाइश करने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया कीला तो 2 पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के 2 पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबे रहते हैं। बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। कीला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से खों खों करता कीला सरकाने लगा। इस ढीगा मस्ती के बीच बंदर की पूंछ 2 पाटों के बीच आ गई थी, जिसका उसे पता ही नहीं लगा। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही कीला बाहर खींचा, लट्ठे के दोनों चिरे भाग फटाक से क्लिप की तरह जुड़ गए और बंदर की पूंछ बीच में फंस गई। बंदर चिल्ला उठा। तभी मजदूर वहां लौटे। उन्हें देखते ही बंदर ने भागने के लिए जोर लगाया तो उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ टूटी पूंछ लेकर भागा। कहानी सुनाकर कर्टक बोला, इसलिए कहता हूँ कि जिस काम से कोई अर्थ ना सिद्ध होता हो उसे नहीं करना चाहिए। व्यर्थ का काम करने से जान भी जा सकती है। अरे, अब भी पिंगलक जो शिकार करके लाता है उससे हमें भरपेट भोजन तो मिल ही जाता है, तब बेकार में ही झंझट में पड़ने से क्या फायदा। दमनक बोला, तो तुम क्या केवल भोजन के लिए ही जीते हो? यह तो ठीक नहीं। अपना पेट कौन नहीं भर लेता। जीना तो उसका ही उचित है जिसके जीने से और भी अनेक लोगों का जीवन चलता हो। दूसरी बात यह कि शक्ति होते हुए भी जो उसका उपयोग नहीं करता और उसे यूं ही नष्ट होने देता है, उसे भी अंत में अपमानित होना पड़ता है। कर्टक ने कहा, लेकिन हम दोनों तो ऐसे भी मंत्री पद से विमुख हैं। फिर राजा के बारे में यह सब जानने की चेष्टा करने से हमें क्या लाभ? ऐसी हालत में तो राजा से कुछ कहना भी अपनी हंसी उड़वाना ही होगा। व्यक्ति को अपनी वाणी का उपयोग भी वहीं करना चाहिए जहां उसके प्रयोग से किसी को कुछ लाभ हो। भाई, तुम ठीक नहीं समझते। राजा से दूर रहकर तो सही इज्जत भी गवा देंगे हम। जो राजा के समीप रहता है उसी पर राजा की निगाह भी रहती है और राजा के पास होने से ही व्यक्ति असाधारण हो जाता है। कर्टक ने पूछा, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमारा स्वामी पिंगलक आज भयभीत है। दमनक बोला, उसके सारे सहचर भी डरे डरे से हैं।
मैं उनके भय का कारण जानना चाहता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि वे डरे हुए हैं? लो, यह भी कोई मुश्किल है? पिंगलक के हाव भाव, चाल ढाल, उसकी बातचीत, आंखों और चेहरे से ही स्पष्ट जान पड़ता है कि वह भयभीत है। मैं उसके पास जाकर उसके भय के कारण का पता करूंगा, फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसका भय दूर कर दूंगा। इस तरह उसे वश में करके मैं फिर से अपना मंत्री पद प्राप्त करूंगा। कर्टक ने फिर भी शंका जताई, तुम इस विषय में तो कुछ जानते नहीं कि राजा की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में उसे वश में कैसे कर लोगे? दमनक बोला, राज सेवा के बारे में मैं नहीं जानता, यह तुम कैसे कह सकते हो? बचपन में मैं पिता के साथ रहकर मैंने सेवा, धर्म और राजनीति के विषय में जो कुछ भी सुना सब अच्छी तरह सीख लिया है। इस पृथ्वी में अपार स्वर्ण है, उसे तो बस सूरवीर, विद्वान तथा राजा की चतुर सेवक ही प्राप्त कर सकते हैं। कर्टक को फिर भी विश्वास नहीं आ रहा था। उसने कहा, मुझे यह बताओ कि तुम पिंगलक के पास जाकर कहोगे क्या? अभी से मैं क्या कहूँ? वार्तालाप के समय तो एक बात से दूसरी बात अपने आप निकलती जाती है। जैसा प्रसंग आएगा वैसी ही बात करूँगा। उचित, अनुचित और समय का विचार करके ही जो कहना होगा कहूँगा। पिता की गोद में ही मैंने यह नीति वचन सुना है कि अप्रासंगिक बात कहने वाले को अपमान सहना ही पड़ता है, चाहे वह देवताओं के गुरु बृहस्पति ही क्यों ना हो। कर्टक ने कहा, तो फिर यह भी याद रखना कि शेर, बाघ आदि हिंसक तथा सर्प जैसे कुटिल जंतुओं से संपन्न पर्वत जिस प्रकार दुर्गण और विषम होते हैं, उसी प्रकार राजा भी क्रूर और दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण बड़े कठोर होते हैं, जल्दी प्रसन्न नहीं होते, और यदि कोई भूल से भी राजा की इच्छा के विरुद्ध कुछ कर देता है तो सांप की तरह डसकर उसे नष्ट करते उन्हें देर नहीं लगती। दमनक बोला, आप ठीक कहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को स्वामी की इच्छा के अनुकूल कार्य करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। इसी मंत्र से उसे मैं वश में करूँगा। कर्टक ने समझ लिया कि दमनक ने मन ही मन पिंगलक से मिलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। वह बोला, ऐसा विचार है तो अवश्य जाओ। बस मेरी एक बात याद रखना कि राजा के पास पहुंचकर हर समय सावधान रहना। तुम्हारे साथ ही मेरा भविष्य भी जुड़ा है। तुम्हारा पथ मंगलमय हो। कर्टक की अनुमति पाकर दमनक उसे प्रणाम करके पिंगलक से मिलने के लिए चल पड़ा। सुरक्षा के लिए व्यू के बीचों बीच बैठे पिंगलक ने दूर से ही दमनक को अपनी ओर आते देख लिया। उसने व्यू के द्वार पर नियुक्त प्रहरी से कहा, मेरे पूर्व महामंत्री का पुत्र दमनक आ रहा है, उसे निर्भय प्रवेश करने दो और उचित आसन पर बैठाने का प्रबंध करो। दमनक ने बेरोक टोक पिंगलक के पास पहुंचकर उसे प्रणाम किया। साथ ही उसका संकेत पाकर वह निकट ही दूसरे मंडल में बैठ गया। सिंहराज पिंगलक ने अपना भारी पंजा उठाकर स्नेह दिखाते हुए दमनक के कंधे पर रखा और आदर के साथ पूछा, कहो दमनक, कुशल से तो हो? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़े, किधर से आ रहे हो? दमनक बोला, महाराज के चरणों में हमारा क्या प्रयोजन हो सकता है, किंतु समय के अनुसार राजाओं को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम हर कोटि के व्यक्ति से काम पड़ सकता है। ऐसे भी हम लोग महाराज के सदा से ही सेवक रहते आए हैं। दुर्भाग्य से हमें हमारा पद और अधिकार नहीं मिल पाया है, तो भी हम आपकी सेवा छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। हम लाख छोटे और असमर्थ सही, किंतु कोई ऐसा भी अवसर आ सकता है जब महाराज हमारी ही सेवा लेने का विचार करें। पिंगलक उस समय परेशान था। बोला, तुम छोटे बड़े या समर्थ असमर्थ की बात छोड़ो दमनक, तुम हमारे मंत्री के पुत्र हो, अतः तुम जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। अभयदान पाकर भी चालाक दमनक ने राजा के भय के विषय में सबके सामने बात करना ठीक नहीं समझा। उसने अपनी बात कहने के लिए एकांत का अनुरोध किया। पिंगलक ने अपने अनुचरों की ओर देखा। राजा की इच्छा समझकर आसपास के जीव जंतु हटकर दूर जा बैठे। एकांत होने पर दमनक ने बड़ी चतुराई से पिंगलक की दुखती रग ही छेड़ दी। बोला, स्वामी, आप तो यमुना तट पर पानी पीने जा रहे थे, फिर सहसा प्यासे ही लौटकर इस मंडल के बीच इस तरह चिंता से व्यग्र होकर क्यों बैठे हो?
दमनक की बात सुनकर सिंह पहले तो सकचा गया, फिर दमनक की चतुराई पर भरोसा करके उसने अपना भेद खोला। पल भर सोचकर बोला, दमनक, यह जो रह रहकर गर्जना सी होती है, इसे तुम भी सुन रहे हो ना? सुन रहा हूँ महाराज, बस इसी के कारण मैं क्षुब्ध हूँ। तट पर यही गर्जना बार बार हो रही थी। लगता है इस वन में कोई विकट जंतु आ गया है, जिसकी गर्जना ही इतनी भयंकर है। वह स्वयं कैसा होगा? इसी के कारण मैं तो यह जंगल छोड़कर कहीं और चले जाने का विचार कर रहा हूँ। दमनक ने कहा, लेकिन मात्र शब्द सुनकर भय के मारे अपना राज्य छोड़ना तो उचित नहीं है महाराज। शब्द अथवा ध्वनि का क्या है? कितने ही बाजों की ध्वनि भी गर्जना की सी बड़ी गंभीर होती है, और अपने पुरखों का स्थान छोड़ने से पहले पता तो करना ही चाहिए कि ध्वनि का कारण क्या है। यह तो गोमायु गिरधर की तरह डरने की बात हुई, जैसे बाद में पता चला कि ढोल में तो पोल ही पोल है। पिंगलक ने पूछा, गोमायु गीदड़ के साथ क्या घटना हुई थी? दमनक गोमायु की कहानी सुनाने लगा। गोमायु गीदड़ की कहानी हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।